हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात गुज़श्ता 20 साल के दौरान बदतरीन रहे। ताल्लुकात में अदम एतमाद की वजह से अमेरिका की ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी है। ये अहम बयान आज दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू में। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी सेनेट कमेटी में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में किरदार के हवाले से बयान पर इमरान खान का कहना था कि अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान की सूरत हाल से अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी उससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। इमरान खान ने अमरीकी सदर के रब्ता न करने के हवाले से कहा कि जो बाइडन मसरूफ़ शख्सियत हैं, तालिबान के आने के बाद से उनसे कोई बात नहीं हुई। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में खित्ते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कौन और इस वक्त एक तारीखी मोड़ पर है। अदम इस्तेकाम के नतीजे में अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी खतरा जन्म ले सकता है। या नाज़रीन, ये बात अहम है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जहां अफगानिस्तान की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर छाए बादल छट रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान की तब्दील होती सूरत हाल में खित्ते ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए मसाइल भी हैं। सिक्योरिटी लेवल पर कलअदम TTP की सूरत में चैलेंजेस बढ़ गए हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान खुसूसन बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बढ़े हैं, जिसमें कई एहलकार हमारे शहीद हुए और इन हमलों में से अक्सर की जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल की थी। आज भी जनूबी वज़ीरिस्तान में शिदत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ जिसमें पाक फ़ौज के 7 जवान शहीद हुए और 5 दहशतगर्द भी मारे गए। पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उस पर अनथक मेहनत करके जो फेंसिंग की उसकी 24 घंटे हम वहाँ पे गए। बाजावड़ और तिराह में आपको दिखाया जिस तरीके से हमारे जवान कर रहे हैं। इसके अलावा तालिबान हुकूमत पर भी पाकिस्तान ने जोर दिया था कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें और साथ साथ कलअदम TTP के हवाले से भी खदशात से आगाह किया था, जिसके जवाब में अफगान तालिबान की तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यहाँ तक कहा था कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोई पाया गया तो उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। आज एक और अहम डिवेलपमेंट लेकिन TTP के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम बयान दिया कि कलअदम TTP के अरकान को माफ़ करने के लिए हुकूमत तैयार होगी, लेकिन वो वादा करें कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हो और आईने पाकिस्तान को तस्लीम करेंगे। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में हो क्या रहा है? अमरीका अफगानिस्तान में की गई अपनी संगीन गलतियों का मलबा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की पर गिराने की कोशिश की तैयारी कर रहा है। 20 साल जंग और अरबों डॉलर्स लगाने के बाद अफगानिस्तान को एक ऐसी हालत में छोड़ दिया गया जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराना हकीकत से आंखें चुराने के मुतरादिफ है। इस मामले पर बात करेंगे सीनियर दिफाई तजज़ियाकार और साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे पाकिस्तान में कि एक नज़ला पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की जाएगी। जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स इस वक्त अमेरिका से आ रही हैं, इसको कैसे ऐसे तनाजुर में देखेंगे कि एक तरफ हमारे पास इधर 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ, ऑल्दो फेंसिंग हो गई है, लेकिन थोड़ी डिस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में पाकिस्तान को भी मुतासिर कर सकती है और दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी वहां से दबाव बढ़ा रहा है। तो कैसे सर इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे आप? जी देखें, पहली बात तो ये है शाहजेब साहब के ये कोई नई पॉलिसी नहीं है अमेरिका की। अगर हम 2 दहाइयाँ पीछे वाली देखें तो ऐसे ही चलता है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कि कभी आपके साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाया, कभी आपको कुछ कहा, अपना हलीफ होने के बावजूद आप पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए और बाज़ औक़ात तो ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल की जो कभी अपने किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो मैं तो इसको कोई नई बात नहीं समझता। अगर बुनियादी सोच हमारी और हम समझ जाएं कि उसके यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है और वो चाह क्या रहा है और पाकिस्तान से क्या चाह रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इस बात को समझने में। बात यह है कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ और दोबारा दोहरा देता हूँ, अमेरिका अफगानिस्तान में ना कभी अमन चाहता था, ना आज वो अमन चाहता है। वो इंतशार चाहता था, आज भी वो इंतशार चाहता है। उसके लिए उसने पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने गलती की अगर जब भी इस्तेमाल हुआ।
अब चूंकि पाकिस्तान इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है तो शायद उनको गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये पेशन गोई कर देता हूँ, गो कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलात में पेशन गोई करना। अमेरिका पैंतरा बदलेगा और अनकरीब, ये कुछ महीनों की बात है, आपके साथ प्यार मोहब्बत की पींगें दोबारा बढ़ाएगा, क्योंकि वो इस इलाके को चीन और रूस के लिए खाली नहीं छोड़ सकता, उसको यहाँ आना ही आना है। वो अभी दूसरा फेस मास्क पहनकर आएगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेकर, और यहाँ पर मदद करने के सिलसिले में वो आप देखेंगे उनके एनजीओज आएंगे, और मकसद वही होगा कि आपस में इनको जुदा किया जाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाए, नाम किसी करे कोई और, भरे कोई और आपस में ये मिलजुल के न रह सकें, ये कोशिश होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें काफ़ी अक्लमंद हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम दोबारा उनके दाव में नहीं आएंगे, इस तरीके से नहीं आएंगे कि उनके मफादात पूरे हों। अलबत्ता ऐसे हम उनके साथ काम कर सकते हैं जिसमें अगर कोई मुश्तरका मफादात हैं जो मुझे कोई नज़र नहीं आते, अगर कोई मुश्तरका हैं, अगर किसी को नज़र आते हैं, तो उस पर काम हो सकता है। जी ठीक। अच्छा जल साहब ये बताइएगा कि देखें तालिबान ने जिस तरह अब अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, चैलेंजेस ज़रूर हैं क्योंकि एक स्टेट काम कर रही थी और अभी तक वो उन चैलेंजेस से निपट रहे हैं, लेकिन उन पर जिस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है या किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से भी, बाकी भी, ऐसे में पाकिस्तान का किरदार कहाँ पे आप देखते हैं और कैसा होना चाहिए? क्योंकि देखें अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये कह रहा है कि जी जब तक तालिबान वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और प्रोमिसेस पूरे ना करें आप उनको एक्सेप्ट ना करें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को क्या देखना चाहिए और किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए कि अफगानिस्तान भी डिस्टेबलाइज ना हो, तालिबान से भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों और इंटरनेशनली जो अमेरिकन प्रेशर है उसको भी हैंडल किया जाए? जी मेरा ख्याल है कि अगर हम वही बेसिक्स की बात करें, अगर हम ऐसे मुल्कों की तलाश करें जो कि अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी चाहते हैं, अफगानिस्तान में इकनॉमिक आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उन मुल्कों की फहरिस्त हमें मालूम है। उसमें चीन है सर फहरिस्त, उसके बाद रूस है, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, किसी हद तक ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, अभी कतर भी इसमें ये पार्ट प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान से को चाहिए कि अमेरिका को बेशक उसको अच्छे मूड में रखे, बिकॉज वो अभी भी सुपर पावर है, उसके साथ हमें कोई ठान नहीं लेनी चाहिए और हम इस बात के मुतम्मल भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो ग्रुप है, जैसे अभी एससीओ मीटिंग होने जा रही है और वहाँ पर ये बात जो पाकिस्तान कह रहा है, जो आज वज़ीर आज़म ने भी कही है कि हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए जो वहाँ पर हुकूमत है, ताकि वो बढ़ें पीस की तरफ और उनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया पाकिस्तान का दुरुस्त है और पाकिस्तान का एक्शन ये होना चाहिए कि एससीओ में ये भरपूर तरीके से उठाए कि आए हम सब मिलकर अफगान हुकूमत को तस्लीम करें ताकि उनके आगे बढ़ सकें, और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होने जा रहा है। ठीक। अच्छा जल साहब साथ में ये बताइएगा कि हमारे लिए बहैसियत मुल्क ऑब्वियसली टीटीपी एक कंसर्न रहा है, अभी भी वो है, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं तो बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि इसको कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब टेकअप करना चाहिए तालिबान के साथ भी, और साथ में आज जो फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि जी टीटीपी अगर तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कोई छोड़ता है और आईने पाकिस्तान को तस्लीम करता है तो हम बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार हैं। क्या टेक है सर इस पर आपकी? जी देखिए, अगर आपको याद हो तो जब प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान के दौरे पर गए थे तो वहाँ बलोच जो इंतहा पसंद है उनके बारे में भी उन्होंने ये बात कही थी, और आज फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात भी कही। ये हवा में नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है कि लोग कांटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिसका ये मतलब है कि जो ये थ्योरी है कि जी अफगान तालिबान के आने के बाद टीटीपी ज़्यादा मुस्तैद हो जाएगी और ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी, ये बयानिया गलत है। ये बयानिया अमेरिकन है और इस बयानिए के पीछे एक मोटिव है। तो ये जो टीटीपी के अभी के मामलात हैं, क्योंकि उनके इधर भी स्लीपर सेल है, एकदम तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं होती ना, कितना टाइम हुआ है अफगान तालिबान को आए हुए। तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाह रहे हैं। जो आपको हमले नज़र आ रहे हैं वो बात करने के लिए कहा है उन्होंने, और मेरी मालूमात हैं इस सिलसिले में कि वो अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हमें आप माफ़ कर दें, बातचीत करें। पाकिस्तान ने बड़ी सीधी सी बात की है। पहले तो मैं आपके नाज़रीन के लिए ये बात क्लियर कर दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के पेशावर के जो करने वाले लोग थे, उनमें से बहुत से काफिर किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं।
लेकिन ये शायद इक्का दुक्का कोई रह गए हों। लेकिन हम उन वालदैन को क्या जवाब देंगे यार, आप मुझे बताइए, जिनके लख्ते जिगर इस उम्र में, कच्ची उम्र में उनसे जुदा हो गए, और वहाँ जो ख्वातीन जैसे उनको शहीद किया गया, उसका कैसे हम कौम को क्या जवाब देंगे? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बात इस तरीके से ठहरेगी कि जो तो प्यादे हैं, जिनको हम फुट सोल्जर्स कहते हैं, जिनका प्लानिंग और इस घिनौने जराइम में डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, उनको शायद पाकिस्तान माफ़ कर दे। मेरे ख्याल में तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इस उलझन से निकल जाए तो अच्छा है, और अफगान तालिबान भी यही चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके मेन, उनके पीछे लोग हैं, जिनको के रॉ की मदद हासिल थी और NDS की, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता, उनको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। और ये अभी जो कश्मकश आपको नज़र आ रही है, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल उनसे बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में ना चले जाए। ठीक, नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का। सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो CNN को इंटरव्यू दिया उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और PMDA पर भी उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तजिया निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, पहले तो आपका तजिया चाहिए। आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का CNN को अभी जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है, उस पर अभी मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था। एक हम देख रहे हैं कि US की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स गुज़श्ता 2-3 दिनों में आई हैं, फिर इस तरह के जिस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, किस किस्म का प्रेशर आप पाकिस्तान पर बिल्डअप होता देख रहे हैं, और रिस्पांस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पाकिस्तान का? शुक्रिया आदिल। देखिए, जो इंटरव्यू CNN को इमरान खान साहब ने दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने बाय एंड लार्ज अफगान पॉलिसी, जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है, उसको मेरा ख्याल है बहुत बेहतर अंदाज में हाईलाइट किया। सिर्फ एक जगह थोड़ा सा मुझे लूज नज़र आए, वो शायद हक्कानी नेटवर्क का था, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था कि हक्कानी ट्राइब्स के बारे में नहीं था, उस नेटवर्क के बारे में था जो विद इन द ट्राइब्स बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल इमरान खान बहुत आर्टिकुलेट थे, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिए, और उन्होंने US को ये बावर कराया कि अफगानिस्तान को अब डंप नहीं करना चाहिए। और जो इमरान खान का मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर हमने आज अफगानिस्तान को एक बेहतर अफगानिस्तान नहीं बनाया तो उसके जो नताइज हैं वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे, और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। यानी विद इन अफगानिस्तान अगर पॉवर्टी बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो क्या होगा? एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा तो टेररिज्म बढ़ेगा, उसके इम्कानात मौजूद हैं। और फिर जो दूसरी फोर्सेज हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो अफगानिस्तान में जाके अपनी कार्रवाइयाँ करें। लिहाजा इमरान खान का मैसेज बहुत क्लियर था कि अफगानिस्तान के इशू के ऊपर दुनिया को अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उनकी बहुत सी पॉलिसियों से आपकी रिजर्वेशन होती है, लेकिन बहुत सी पॉलिसियां उन्होंने तब्दील भी की हैं, उसको मॉनिटर करना चाहिए। उनको लेट अफगानिस्तान डिसाइड अबाउट देयर ओन इंटरनल पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल में कि जो अमेरिकन प्रेशर्स हैं, जो अमेरिकन कंसर्न है, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। ये याद रखें कि अमेरिका को वहाँ शिकस्त हुई है। अब अमेरिका को शिकस्त, अमेरिका जो बाइडेन ये तो कह सकते हैं और कहना भी चाहिए उनको कि जी हमारा जो टारगेट था वो अलकायदा था। तो अगर अलकायदा टारगेट था तो अलकायदा तो ओसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद, एबटाबाद ऑपरेशन के बाद, तो अलकायदा प्रैक्टिकली जो है वो डिफंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी अलकायदा उसमें। लेकिन वो रहे 2021 तक। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी वो चाहते थे, जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से उनको सबसे बड़ा जो अमेरिकन का कंसर्न है और अमेरिकन फेलियर है, वो ये नहीं है कि वो अफगानिस्तान से निकल आए। सबसे बड़ा उनका फेलियर ये है कि वो अफगानिस्तान में ना एक अच्छी गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब हो सके और ना ही एक अच्छी फौज बना सके। यानी उनकी फौज जो है, अफगानिस्तान की फौज जो है, वो आपने देखा कि कितनी जल्दी तालिबान ने विद इन फ्यू डेज जो है अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। तो मेरा ख्याल है उनका जो सबसे बड़ा फेलियर है, दैट इज़ वाई वो पाकिस्तान को पिक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज करे। हालांकि उन्होंने कोई एक सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान तालिबान के टेक ओवर के बाद
पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मेजर कंसर्न ये है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए इसलिए है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं आई तो वो रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगा और यहाँ विद इन पाकिस्तान जो है वो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। ठीक, अच्छा मज़हर साहब ये बताइएगा कि पीएमडीआई का जो मामला था, आप जो सहाफ़ियों की उसके खिलाफ जदोजहद रही उसमें बिल्कुल पेश थे। आज बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, वफ़द जो है सहाफ़ियों का और सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं, उसके अलावा तंजीमें जो हैं सहाफ़ती मालिकान की, ये सारी इनकी मुलाकात भी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से। डू यू थिंक या आप समझते हैं कि अभी भी कुछ क्या कंसर्न्स क्या हैं सहाफ़ियों के इस वक्त? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये बेसिक आइडिया को विड्रॉ करें। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जिन क़वानीन को मर्ज करने की बात कर रहे हैं, इसको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए दोनों कंसर्न है। फेक न्यूज़ भी कंसर्न है। फेक न्यूज़ के लिए आपने जो एक तो पैका है, दूसरा ये कि जो डिफेमेशन लॉ है उसको लेके बैठे, 2002 के डिफेमेशन लॉ को बैठे लेके और उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाएं, ताकि इस तरीके से मैं खड़े होकर खामाखाई बगैर किसी सबूत के किसी के बारे में कोई इस तरह का बयान नहीं दूं, ना मैं कोई एक जो है जो खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको एक टेबल स्टोरी बना के पेश कर दूं और कहूं कि यही फैक्ट्स हैं। इसको आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो डिफेमेशन लॉज हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि उसमें जल्दी फैसले नहीं होते। तो इसको अमेंड करके आप डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को उसको अमेंड करें, उसको इफेक्टिव बनाएं, मेक श्योर कि वो फैसले जो है वो 1 महीने नहीं तो 3 महीने के अंदर हर सूरत में हो जाएं। इसी तरह उसका अपील का जो फैसला है, अपील की टाइमिंग भी उसी तरीके से रखें। तो मेरा ख्याल है एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हल हो सकती है, कम से कम फेक न्यूज़ और अननेसेसरी एक्विजिशन एक दूसरे के ऊपर। दूसरी, मीडिया वर्कर्स के हवाले से देखिए, न्यूज़पेपर मैंने इनको तो ड्राफ्ट भी भेजा हुआ है, फैसल जावेद को भी ड्राफ्ट भेजा हुआ है, मैंने फवाद चौधरी साहब को भी ड्राफ्ट भेजा हुआ है कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन फॉर सर्विसेज एक्ट 1973 को ख़त्म करने के बजाय उसको अमेंड करें और उसे मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन फॉर सर्विसेज एक्ट बनाएं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स भी उसका हिस्सा बन जाएं। अब ये जब आप वो करते हैं, इसमें हो सकता है कि मालिकान की रिजर्वेशंस हों, लेकिन इस चीज़ पे पीएफयूजे बहुत क्लियर है कि हम वर्कर्स के लिए और जो अश्योरेंस जो है हम चाहेंगे, मालिकान से भी चाहेंगे, और जो है वो ये कि एक तो सैलरी कट को वापस लिया जाए, जो सैलरीज कट हुई हैं वर्कर्स में उनको वापस लिया जाए, क्योंकि इश्तिहारात मिल रहे हैं, इश्तिहारात में कोई रुकावट नहीं है, आपको जो वाजिबात हैं वो भी मिल गए हैं, लिहाजा वो सैलरीज वापस रिवाइव की जाएं। और ये जो एकदम रैंडमली लोगों को निकालने का अमल है, हालांकि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट में बहुत ज़्यादा उसमें अगर गवर्नमेंट वाकई सिंसियर है न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट में, तो मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट बना के चारों सूबों में इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल बनाएं, उससे फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है ये जो दो चीज़ें हैं इसको करें। बाकी जो उन्होंने सबको मर्ज करने वाला मीडिया अथॉरिटी है, ये कॉन्सेप्ट को विड्रॉ करें, क्योंकि इनका ताल्लुक नहीं है। मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस बिल्कुल अलग है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट बिल्कुल अलग है, प्रेस काउंसिल बिल्कुल अलग है, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है। इन सबको आपने कहाँ मिला दिया फेक न्यूज़ से? इसका कोई ताल्लुक नहीं है फेक न्यूज़ से। सही। तो मेरा ख्याल पे फोकस करना चाहिए कमेटीज के। मैं तो ना कमेटी का मेंबर हूँ ना वो हूँ, लेकिन ये जितनी भी दोनों के मुज़ाकरात हों, मेरी नाक़िस राय में, और सबसे अहम आदिल, एक कमीशन की रिपोर्ट किताबी फॉर्म में इनके पास मौजूद है, जो 2013 में जस्टिस नासिर असलम जायद और जावेद जब्बार साहब ने तैयार की थी। उसको काइंडली देख लें, उसमें एक बेहतर मीडिया का पूरा फॉर्मूला मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ कानूनी मामला पर बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज आलमी योम जमहूरियत है। कोई भी जमहूरी रियासत 4 बुनियादी सतूनों पर कायम होती है, जिसमें मुकन्ना, इंतज़ामिया, अदलिया और सहाफ़त शामिल है। यही चारों सतून सेहतमंद जमहूरी रियासत की बुनियाद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान में ये चारों सतून अक्सर ही तनकीद की जद में होते हैं और आए रोज़ उन पर बेदरेग संगबारी भी होती रहती है, कभी हुकूमत वक्त तो कभी अपोजिशन की तरफ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरियत के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन तो उसकी बात यह है कि अक्सर जमहूरी अदवार में बज़ाहिर जमहूरियत पसंदों ने भी जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और जमहूरियत के इन चारों सतूनों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आज भी सूरत हाल यह है कि मुल्क में खुशकिस्मती से मुसलसल तीसरी जमहूरी हुकूमत है, लेकिन बदकिस्मती से इदारों के साथ यही जमहूरी हुकूमत आज भी माजराई में मशगूल है। एक तरफ तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से दस्तो गरेबां हैं, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन जिसकी तारीफ जो है ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा कुछ माह पहले तक करते थे, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज उन्हीं की जमात के वज़रा बार बार अपोजिशन का तर्जमान कह रहे हैं, और वो भी सिर्फ इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कवानीन में हुकूमती तरामीम खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात उठाए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सरबराह और PTI के सेनेटर जनाब अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, जो तनाज़ात हैं, चेयरमैन नैब का अभी एक और मामला आ गया, उनको भी एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं, PMDA का एक और मामला है। इट्स अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करे कि देखिए इदारों के दरमियान तनाव या ऐसे मामलात में ये कंसेंसस से अगर आगे बढ़ें, क्योंकि एक रीजनल सिचुएशन इस वक्त जो अफगानिस्तान की बन चुकी है, पाकिस्तान इस बात का और मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि सियासी जमातें हों या उनके इदारों के साथ इस किस्म के मामलात जो हैं वो अब हुकूमत को तदब्बुर से हल करने चाहिए। जी, मेरा ख्याल है हर मामला जब इंस्टीट्यूशंस अपने अपना कर रही हों तो किसी मामले में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हर मामले को कंसेंसस के साथ या कम अज कम एक सर्टेन मोटिवेशन के साथ, एक पॉलिसी के साथ हल करना चाहिए। और ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो हुकूमत है उसका काम है पॉलिसीज बनाना। एक पॉलिसी बनाई, हुकूमत का ख्याल है पॉलिसी के तहत EVM मशीनें जो हैं इनको इस्तेमाल होना चाहिए अगले इलेक्शन में, ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि नहीं, उसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं। मामला जब इस तरह का हो कि, और अपोजिशन का भी यही ख्याल है, तो एक डिस्प्यूट तो ज़रूर है। और इस किस्म की सिचुएशन में जब हुकूमत अपनी एक पॉलिसी को सोचती है तो फिर तरीक़ेकार ये होता है कि बिल की सूरत में वो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और सबसे पहले वो जाता है कमेटी के पास। जब कमेटी के पास ये मामला गया तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया गया सेनेट की कमेटी में, और सेनेट की कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब पूछा तो उन्होंने काफ़ी सारे एतराज़ात किए। इसी तरह अपोजिशन के जो मेंबरान थे उन्होंने भी एतराज़ात किए। हमने सब ने सुना, मैं भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ, हम सब ने वो एतराज़ात भी सुने और दूसरी तरफ से जो मौक़िफ़ था हुकूमत का वो भी सुना, और फिर इवेंचुअली एक फैसला ये किया गया, चूंकि डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा था तो मेजॉरिटी से ये फैसला हो गया पार्लियामेंट्री कमेटी में कि ये बिल को मंजूर नहीं करना। तो अब मामला उधर तक पहुंच गया है जहां ये अब सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ऑपोजिशन का इशू नहीं रहा, ये अब मामला जॉइंट हाउस के पास जाएगा। ठीक है। और जॉइंट अच्छा हाउस साहब, देखिए बड़ा आपने इतने इतने तफसीली जवाब दिया, और हुकूमत का काम यही होना चाहिए, टेम्परेचर को कूल डाउन रखने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। लेकिन जिस तरह से आपके वज़रा के खुसूसन आज़म स्वाति साहब ने जो बयान दिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी उस पर जारी कर दिया, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं तदब्बुर से काम लेना चाहिए, ये लेकिन होना तो ऐसा नहीं चाहिए। देखिए आपके पास एक रास्ता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक भी ये मामला पहुंच सकता है। आप समझते हैं कि ये मामला निमट जाएगा आसानी से, या हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच जाएगी? जी देखें, जहां तक सियासत है उसमें सियासत में हर चीज़ का हल ढूंढा जाता है, और स्पेशली जब आप हुकूमत में हों तो इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका क्लैश नहीं होता, ना होना चाहिए। आप एक तरह से मामलात को हल करने की तरफ ही जाते हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक मामला मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आपका मुराद जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। आपका मतलब ये है कि हुकूमत कोई
क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको हटाने का तरीकाकार एक ही है, वो वही है जो एक जज को हटाने के लिए होता है, यानी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाएं। तो आपका अगर ये इशारा है कि, या ये क्वेश्चन है कि हुकूमत क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ जाएगी या वहां कोई फाइल करेगी, मेरी नजर में ऐसा नहीं होगा और ना कोई अभी फिलहाल इरादा है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर इस वक्त डेवलप हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान, और वो उसकी वजह यही है कि हुकूमत समझती है कि एक पॉलिसी उनकी दुरुस्त है और वो पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, स्पेशली ईवीएम के सिलसिले में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो किस्म के एतराज़ात हैं। वो एक तो कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, और दूसरा वो कहते हैं कि हमें टाइम मजीद चाहिए। जहां तक फाइनेंसेस का ताल्लुक है वो हुकूमत ने देने होते हैं, जहां तक टाइम की जरूरत है उस चीज को देखा जा सकता है और पार्लियामेंट उसको देखेगा। और अभी में हमारे ख्याल के मुताबिक, हुकूमत के ख्याल के मुताबिक, जो 2 साल हैं इलेक्शन में, वो बहुत टाइम है। क्यों? और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको वो भी बताता चलूं कि मेरी नजर में ये जो मुश्किलात हैं, जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जायज मुश्किलात होंगी, लेकिन ये इनको सॉल्व करना, इनका सोल्यूशन ढूंढना, इनको हल करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन सोल्यूशंस की तरफ पहुंचने तक मदद करे। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि ये इशू एक बार अगर ये कानून बन जाता है तो फिर हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इसमें उनको पूरा हाथ बटाएगी कि इनको जो इनके मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, मुझे यकीन है कि जब एक बार कानून बन गया तो उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उस कानून के तहत ही इलेक्शन कराएं। अच्छा बरेश साहब, चेयरमैन नायब की बात करें, कल फरोग नसीम साहब ने कहा कि इम्कानात इसी बात के हैं कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नायब को उनके ओहदे में तोसी दे दी जाएगी। अब देखें, इस पर भी ऑब्वियसली रूल्स मौजूद हैं। ऑर्डिनेंस पर अगर एनएसआर करें वो एक बड़ा एतराज़ बनेगा आगे जाके। बुनियादी कानून साजी से मुतसादे में एक अमल है ऑर्डिनेंस की, अगर बात करें एक और तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए ही ऐसा करना चाहिए? एक प्रोसेस मौजूद है, आइन में तहरीर है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द पोजीशन कंसेंसस से एक फैसला करें, तो ये हो तो बेहतर नहीं होगा? जी देखिए, इसमें मेरा एक तो ये आपकी बात है कि ऑर्डिनेंस के जरिए होना या चाहिए या नहीं। अमूमन ये कहा जाता है कि ये जो कवानीन है ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होने चाहिए, ये पार्लियामेंट के सामने ही जाने चाहिए ताकि पार्लियामेंट में डिबेट हो और इवेंचुअली पार्लियामेंट उसको पास करे कानून को। तो अगर ये ऑर्डिनेंस आता भी है तो उसकी जिंदगी चंद माह की होती है और उसने इवेंचुअली पार्लियामेंट में ही जाना होता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इसको इवेंचुअली पार्लियामेंट के पास जाना है और जाना चाहिए इस किस्म के कानून को। लेकिन जो इस कानून की जरूरत है वो भी मैं आपको वाजे करते जाऊं, मेरी नजर में इस वक्त मुझे नहीं लगता, क्योंकि नया जो है चेयरमैन नायब बनाना वो कंसेंसस से ही बन सकता है, और चूंकि मुझे नहीं लगता कि कंसेंसस जल्दी किसी शख्सियत पे हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि ये जो करंट चेयरमैन हैं, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतने सारे मामलात हैं, जरूरी है कि करंट चेयरमैन फिलहाल जब तक ये फैसले नहीं होते, जिसमें बड़ा टाइम लग सकता है, उनको कंटिन्यू किया जाए। और उसके लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है इमरजेंसी में ताकि वो कंटिन्यूएशन रहे, एक तरह से सिलसिला जारी रहे, उसके लिए मेरा ख्याल है शायद ये जरूरी भी हो, क्योंकि पार्लियामेंट के कानून में टाइम लग सकता है। तो ये देखना ये है कि क्या कानून आ रहा है, किस किस्म का कानून आ रहा है, और उसके बाद हम उस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये कानून जायज है या नहीं। ठीक है, अगर तो वैसे अगर फर्ज कर लिया जाए कि कंसेंसस जो है वो, जारी बात है मौजूदा माहौल में मुश्किल काम है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी हो जाए, हो सकता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि कंसेंसस से ही आइन के तहत फैसला कर लिया जाए रादर देन ऑर्डिनेंस लाके? ये देखें, अगर तो कानून तो फिलहाल यही कहता है कि जब एक चेयरमैन बने और उनका फिर टाइम मुद्दत पूरी हो जाए तो नेक्स्ट चेयरमैन जो है वो उसका बाय कंसेंट ही होना चाहिए, और वही कानून है। और कोशिश भी ये होनी चाहिए कि उनके रिटायरमेंट से पहले ही एक कंसेंसस डेवलप हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इस वक्त माहौल जो है उसमें ये नहीं लगता मुझे कि ऐसा हो सकेगा।
और अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किसी ना किसी कानून साजी के जरिए ये जो नैब की कंटिन्यूएशन है ये जरूरी है, क्योंकि होता ये है कि अगर नैब चेयरमैन ना रहें तो फिर नैब की सारी कार्रवाई रुक जाती है। नैब चेयरमैन का होना नैब की कार्रवाई आगे चलाने के लिए जरूरी है। ठीक, चलें बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे डॉक्टर हफीज पाशा साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर मईशत के लिए कोई मुस्बत इशारे नहीं दे रही। आज इंटर बैंक में डॉलर 169 रुपये 60 पैसे की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा और अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर मरकजी बैंक में डॉलर की कीमत को रोकने के लिए मार्केट में मुदाखलत नहीं की तो रुपए की कदर मजीद घट सकती है। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 माह में इंटर बैंक मार्केट में 1.2 अरब डॉलर इंजेक्ट किए, लेकिन उसके बावजूद रुपए की कदर में तारीखी तनज़ुली रोकी नहीं जा सकी। और इसी खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ने यह पैसे जारी करने का इकदाम अपनी IMF और वजारत खजाना की पॉलिसी के खिलाफ किया है, क्योंकि इन तमाम इदारों का दावा है कि रुपए की कदर में कमी बेशी मार्केट से जुड़ी होगी, माजी में भी अभी भी। शदीद महंगाई होने और उसका एतराफ़ करने के बावजूद भी वफाकी वज़ीर ख़जाना इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? हुकूमत महंगाई बढ़ने का एतराफ़ भी कर रही है, लेकिन महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई ठोस प्लान भी हमें सामने आता नज़र नहीं आ रहा। मुल्क के माशी हालात बिलखुसूस डॉलर की उड़ान पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर नामवर माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रुपए जितनी तेज़ी से और जिस कदर डिवैल्यू हुआ 170 तक जा पहुंचा, 171 तक आज गया, फिर वापस नीचे आ गया, इसकी सर असल वजह क्या है? खबरें ये भी हैं कि स्टेट बैंक ने तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर तक इंटर बैंक में पंप भी किए 3 महीने के लिए, लेकिन फिर भी रुपए को गिरने से बचाने के लिए कोई इस पॉलिसी का भी असर नहीं हुआ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो खबर आज आई है स्टेट बैंक के इंटरवेंशन के बारे में, ये खबर उन्हें पहले देना चाहिए था ताकि मार्केट में कुछ कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। ये इतनी देर के बाद में इन्होंने खबर दी जबकि 170 तक डॉलर पहुंच गया। दूसरी तरफ बात यह है कि ये सिलसिला जो है ये 2-2.5 महीने से जारी है और तकरीबन आप देखिए 16-17 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर की वैल्यू में। और इसके साथ साथ आप देखिए कि बाहर की जो डॉलर कीमतें हैं एसेंशियल आइटम्स की, जिस तरह पाम ऑयल है, तेल है, वगैरह वगैरह, इनकी तो कीमतें बहुत बड़ी हैं पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने में। लिहाजा इस वक्त जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि आने वाले दिनों में जब ये दोनों चीजें एक साथ होना शुरू हो गई हैं, डॉलर की कीमतों में इजाफा, रुपए के कदर में कमी, तो खुदा न खास्ता अफरात ज़र में काफी इजाफा हो सकता है। इसकी हम सबको बहुत परेशानी। तो डॉक्टर साहब, अगर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के उसको अदाद शुमार को देखा जाए, इस वक्त मुल्क में महंगाई 13% है और ऑब्वियसली निचले तबके के लिए 17% के बराबर है। तो आपके ख्याल में क्या ये हुकूमत इन मामलात को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि देखिए, रुपए के नीचे आने का एक मतलब ये भी है कि महंगाई भी बढ़ेगी और अरबहा कर्जे भी मुल्क पर मजीद बढ़ चुके होंगे अब तक। बात यह है कि जुलाई के जो फिगर आए हैं पब्लिक डेट और गवर्नमेंट डेट के बारे में, जो स्टेट बैंक ने रिलीज किया है पिछले दिनों, हैरत अंगेज इजाफा है हमारे कर्जों में। पब्लिक डेट 1200 अरब का इजाफा 1 महीने में, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि 74 साल लगे हमें यहां पहुंचने के और 1 महीने में उसमें 3% इजाफा आपने कर लिया। ये तारीख का सबसे बड़ा इजाफा 1 महीने का। उसकी क्या वजह है? एक वजह रुपए के कदर की कमी से हमारा जो डॉलर में कर्जा है उसमें 600 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ आपने बजट के साल खत्म होने से पहले कुछ पेमेंट्स रोक दिए थे, उनको आपने बाद में पहले महीने में किया है। वो रुपए के कर्जों में भी 600 अरब का इजाफा 1 महीने में।
और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान का जो पूरा कर्जा है वो हमारे जीडीपी का 100% हो चुका है। इससे आगे कहां जाएंगे आप? इस बोझ को किस तरह बर्दाश्त करेंगे? और ये जो इजाफा हुआ डॉलर की कीमतें में, उसके नतीजे में सालाना जो हमें सूद देना पड़ता है अपने डेट पर, उसमें ऑलरेडी 250 अरब का इजाफा हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि हालात कैसे संभलेंगे? हम सब बहुत परेशान हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर ऐसी सिचुएशन में जो आप बता रहे हैं, ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है, मुस्तहकम होने की तरफ जा रही है? क्योंकि अच्छी खबरें भी साथ साथ में देती रही है गवर्नमेंट, प्रोजेक्टेड ग्रोथ की अगर बात कर लें, लेकिन क्या मईशत को ऐसी सूरत हाल में मुस्तहकम कहा जा सकता है? देखिए, आपके जो असल में जो दो सबसे बड़े खसारे हैं, बजट का खसारा और तिजारत का खसारा, हमारा जो शरह नमू का इजाफे का सिलसिला है वो उस वक्त ही कायम रहता है जब ये दो खसारे एक मुनासिब लेवल पर रहें। खतरा पैदा हो चुका है कि आपका तिजारत का खसारा जो है वो तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने कहा कि 3% होगा जीडीपी का मैक्सिमम। खतरा ये कि ये 4% से भी ज्यादा, यानी कि 12 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल सिर्फ 1.8 अरब डॉलर था। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि पहले महीने में ही आपने 600 अरब का डोमेस्टिक डेट बढ़ा दिया है और एक्सटर्नल डेट में भी 600 अरब का इजाफा हो गया है। तो ये जो हमारा शरह नमू बढ़ाने का सिलसिला है वो उसी वक्त कामयाब रहेगा जब आपके खसारे मैनेजेबल लेवल पे रहेंगे। और इस वक्त खतरा ये पैदा हो रहा है कि आपको अब अपना फोकस जो है वो ग्रोथ से हट के फिर से स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, ग्रोथ से एक दफ़ा फिर स्टेबलाइजेशन से हम ग्रोथ की तरफ आए, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हमने देखी। ये बताइएगा कि पिछले 3 सालों में मजमूई तौर पर जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं, एवरेज अगर देखें तो 40% बढ़ चुकी हैं। हुकूमत ये कहती है कि जी इंटरनेशनली इतनी कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में फिर भी उसके लिहाज से कम कीमतें बढ़ी हैं। आपसे सुनना चाहेंगे। दरअसल बात यह है कि जो कीमतें का बढ़ने का सिलसिला है वो तो आप ये देखिए कि इस साल के आगाज से शुरू हुआ था। कोविड के बाद तो कीमतें बिल्कुल जमीन तक आ गई थी। आपको याद होगा कि तेल की कीमत $35 फी बैरल पे गिर चुकी थी। तो 3 साल में जो अफराते ज़र का सिलसिला रहा है, पहले 1.5 साल तो इंटरनल फैक्टर्स थे ज्यादा, उसके बाद में आपको फायदा हुआ, आपके बाहर की कीमतें कम हुई और उसके नतीजे में अफराते ज़र में भी नुमाया तौर पर कुछ कमी आना शुरू हुई। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8% तक गिर चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कहना कि ये सारा बाहर की कीमतों का असर है, ये यकीनन पिछले 6-8 महीने का असर है, मगर उससे पहले जो है उसमें इंटरनल फैक्टर्स। अब आप ये देखिए कि 2019-20 में आपकी फसलें अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए आपको सिर्फ आगे चल के कीमतें बढ़ाना पड़ा, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बढ़ाए, सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई आपने, और उसके नतीजे में फायदा हुआ, आपकी फसलें अच्छी हुई पिछले साल। मगर आप ये भी देखिए कि आपके प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री का, वो अभी भी 3 साल बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेवल सिर्फ 3% ऊपर है जो 2017-18 का प्रोडक्शन लेवल था। तो सप्लाई प्रॉब्लम्स रहे हैं, शॉर्टेजेस रहे हैं। साथ साथ एक और बात कह दूं जो बहुत कम लोग जिसका जिक्र करते हैं, पिछले 3 साल में कुछ ऐसे साल भी गुजरे जिसमें आपके मनी सप्लाई, जिसे कहते हैं ना पैसों का जो सिलसिला है, मूवमेंट का, सप्लाई का, सर्कुलेशन का, 19% एक साल इजाफा हुआ और फिर इस पिछले साल तकरीबन 16-17% इजाफा हुआ,
जब इतने तेजी से इजाफा होता रहेगा तो यकीनन प्रॉब्लम तो होंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अब हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पेट्रोल की कीमतों में जो है तकरीबन 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया और वजारत ख़जाना ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।